चारों तरफ आज वर्ल्ड में रशिया यूक्रेन वॉर की बातें चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि रशिया यूक्रेन से आखिर चाहता क्या है और इस वॉर का कारण क्या है और क्यों रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। और एक सवाल है कि दोनों देश की जनता आखिर क्या चाहती है। मामला तो इतना आगे बढ़ गया है कि रशिया ने तो न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी दे दी है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहला सवाल ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच झगड़ा किस बात का है। तो यूक्रेन एक 44 मिलियन लोगों की एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रशिया के बाद यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो यूक्रेन ने सोवियत संघ के पतन के बाद मॉस्को से स्वतंत्रता की डिमांड की और कहा कि हमारा उद्देश्य नेटो में शामिल होना है। अब सवाल यह है कि आखिर ये नेटो क्या है। तो नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एस्टेब्लिश हुआ था। नेटो अपने साथ जुड़े देशों को डिफेंड करता है और मिलिट्री और वेपन सप्लाई करता है। यानी कोई भी देश अगर नेटो के मेंबर से वॉर करेगा तो नेटो उसकी हेल्प करेगा। यूक्रेन भी नेटो का ही एक मेंबर है। तो रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होना चाहिए और ये यह भी चाहता है कि यूक्रेन का डीमिलिटराइज्ड हो और वह बिना सेना वाला देश बने। लेकिन यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया और रशिया परेशान हो गया क्योंकि वह नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो और यूरोपियन संघ की ओर बढ़े। तो इस कारण रशिया ने वॉर स्टार्ट किया। अब अगला सवाल यह है कि रूसी सैनिकों ने क्यों हमला किया है। तो 24 फरवरी को एक पूर्व सुबह टीवी संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की कि रूस सुरक्षित, विकसित और अस्तित्व महसूस नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि आधुनिक यूक्रेन से लगातार खतरा था। उसके बाद तुरंत हवाई अड्डों और सैन्य मुख्यालयों पर हमला किया गया। फिर रूस और उसके हेल्पिंग बेलारूस से टैंक और सैनिक गए। अब विमानों ने प्रमुख शहरों पर बमबारी की और रशिया सेना ने प्रमुख दक्षिणी बंदरगाह शहर खेरसोन पर कंट्रोल कर लिया। रूस ने युद्ध या आक्रमण की शर्तों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। 2021 के अंत में रूस ने यूक्रेन की सीमाओं के करीब बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया, जबकि बार बार इस बात से इनकार किया कि वह हमला करने वाला था। तब पुतिन ने पूर्व के लिए 2015 के शांति समझौते को रद्द कर दिया और विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को स्वतंत्र के रूप में मान्यता दी। रूस ने लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन संघ और पश्चिम के रक्षात्मक सैन्य गठबंधन नाटो की ओर बढ़ने का विरोध किया। रूस के आक्रमण की घोषणा करते हुए उन्होंने नेटो एक राष्ट्र के रूप में ऐतिहासिक भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। रक्षात्मक सैन्य गठबंधन नेटो की ओर बढ़ने का विरोध किया। रूस के आक्रमण की घोषणा करते हुए उन्होंने नेटो पर एक राष्ट्र के रूप में हमारे ऐतिहासिक भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। अगला सवाल यह है कि रशिया आखिर कितनी दूर तक जाएगा और क्या क्या कर सकता है। अब ये स्पष्ट है कि रूस बड़े शहरों पर कब्जा करने और यूक्रेन की लोकतांत्रिक रूप में चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें चेतावनी दी गई थी, दुश्मन ने मुझे लक्ष्य नंबर 1 के रूप में नामित किया है, मेरा परिवार लक्ष्य नंबर 2 है। यूक्रेन के लिए उनकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा अज्ञात है। उन्होंने यूक्रेन पर कब्जा करने की मांग से इनकार किया और जनवरी में ब्रिटेन के एक आरोप को खारिज कर दिया। अब अगला सवाल यह है कि यूरोप के लिए आक्रमण कितना खतरनाक है। यूक्रेन के लोगों के लिए भयानक समय है क्योंकि शहरों पर बम बरसते हैं और नागरिक कोल्ड वॉर के समय के बम आश्रयों की ओर भागते हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने पुतिन के युद्ध को नागरिक और सैनिक करार दिया है, जिसमें हजारों लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। रूस के हमले ने सैकड़ों हजारों लोगों को यूक्रेन की सीमाओं के पार भागने के लिए प्रेरित किया है। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, मालदोवा और स्लोवाकिया में बड़ी आमद देखी जा रही है, जबकि यूरोपीय संघ का सुझाव है कि 7 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो सकते हैं। रूस के नेता ने अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके कुछ दिनों बाद पश्चिम को जिस तरह के परिणाम आपने कभी नहीं देखे हैं कि धमकी देने के बाद अगर ये उनके रास्ते में आता है। अब अगला सवाल यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज है वो यूक्रेन की क्या मदद कर सकते हैं। नाटो के रक्षात्मक गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन में ही लड़ाकू सैनिकों को भेजने की कोई योजना नहीं है, लेकिन सदस्य देशों ने हथियार और फील्ड अस्पताल उपलब्ध कराए हैं। साथ ही पश्चिम रूस की अर्थव्यवस्था, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों को लक्षित कर रहा है। यूरोपियन संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कनाडा प्रमुख रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट भुगतान नेटवर्क से काट रहे हैं, जो सीमाओं के पार धन के सुचारू और तेजी से हस्तांतरण की अनुमति देता है। यूरोपियन संघ, ब्रिटेन और कनाडा ने रूसी एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, यानी कनाडा और ब्रिटेन कंट्रीज रशिया पर रोक लगा रहे हैं। अमेरिका, यूरोपियन संघ द्वारा राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, जबकि 351 रूसी सांसदों को यूरोपीय संघ द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अब अगला सवाल यह है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्या चाहते हैं। उन्होंने न केवल ये मांग की है कि यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल न हो,
बल्कि वह चाहता है कि नेटो 1997 से गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्य देशों से अपनी सेना और सैन्य बुनियादी ढांचे को हटा दे और रूस की सीमाओं के पास हमले के हथियारों को तैनात न करे। तो ये है व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट की डिमांड। अब अगला सवाल यह है कि नेटो ने इस पर क्या रिप्लाई दिया। नेटो एक रक्षात्मक गठबंधन है जिसमें नए सदस्यों के लिए खुले दरवाजे की नीति है और इसके 30 सदस्यीय राज्य इस बात पर अड़े हैं कि ये नहीं बदलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति एक स्पष्ट समय रेखा चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के लंबे समय तक शामिल होने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि जर्मनी के चांसलर ने स्पष्ट किया है। अब आखिरी सवाल यह है कि यूक्रेनियन इस वॉर के बारे में क्या चाहते हैं। एक और रूसी आक्रमण के खतरे ने यूक्रेनियन लोगों के बीच राष्ट्रीय गौरव और एकता की बढ़ती भावना को मजबूत किया है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जो रूसी बोलते हुए बड़े हुए हैं आज 80% से अधिक यूक्रेन की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और आधे से अधिक नाटो में शामिल हो गए हैं। हालांकि देश भर में चिंता पाठ्यक्रम अधिकांश में जीवन कमोबेश सामान्य रूप से जारी है। नागरिकों और सरकारी नेताओं दोनों का कहना है कि वे आसन्न आक्रमण की विदेशी रिपोर्टों के बीच शांत रहे और कुछ का यह भी कहना है कि उन्हें संदेह है कि रूस वास्तव में आक्रमण करेगा। अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस में मेरा तो ओपिनियन ये है कि वॉर तो कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर से किसी का भी भला नहीं हुआ है। वॉर में सिर्फ हानि ही हानि है, क्योंकि वॉर में तो लड़ने वाले तो सैनिक होते हैं और ऑर्डर देने वाले प्रेसिडेंट। मरते तो सैनिक हैं, प्रेसिडेंट को तो सिर्फ ऑर्डर देना है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि वॉर कभी भी इस दुनिया में न हो और न्यूक्लियर अटैक भी कभी भी न हो। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है नीचे कॉमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना।